हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इन ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी संपूर्ण व्याख्या का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये जो फिगर बनाया हुआ है ये मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक तो होता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा जो भाग होता है वो होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या पाचक ग्रंथियां। किसी भी जंतु का जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इन्हीं दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो पोषण की क्रिया है, न्यूट्रिशन की जो क्रिया होती है, न्यूट्रिशन मतलब भोज्य पदार्थों को या तो उनका निर्माण करना, संश्लेषण करना या फिर उनका उपयोग करना, उनको ग्रहण करना, ये न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन न्यूट्रिशन के चरण समझ लेते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है इसके लगभग सबसे पहला जो चरण होता है इसका वो होता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण, और दूसरा जो इसका होता है वो होता है डाइजेशन, और तीसरा जो इसका जो चरण होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन, और चौथा जो इसका चरण होता है वो होता है एसिमिलेशन, और पांचवा जो इसका चरण होता है वो होता है इसमें इजेशन। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसके जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके जो चरण हैं वो होते हैं 5। इंजेशन, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना। इसमें जो हाथ है, जीभ है, दांत हैं, तालु है, और जो भी अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं या अन्य जो एक कोश के जीव होते हैं उनमें जो उपांग होते हैं वो इंजेशन में सहयोग करते हैं, मतलब भोजन को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। दोस्तों, दूसरा जो चरण होता है डाइजेशन। डाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, डाइजेशन में जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं और उनको सरल भोज्य पदार्थों में विघटित किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, जिसके कारण वो पचने योग्य, वो अवशोषण योग्य बन जाते हैं। दोस्तों, डाइजेशन की जो क्रिया होती है ये हमारे आहार नाल में संपन्न होती है। दोस्तों, इस क्रिया में जो एंजाइम्स होते हैं वो महत्वपूर्ण भाग लेते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में। दोस्तों, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब भोजन छोटे कण अणुओं में टूट जाता है तो उनका हमारी जो आहार नाल की दीवारें होती हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं और रुधिर में मिला देती हैं। प्रोसेस जो कहलाती है वो एब्जॉर्प्शन कहलाती है। इसके बाद जो दोस्तों चलेगी एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी पचित भोज्य पदार्थ हैं ये कहाँ जाते हैं, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं के जीव द्रव्य में, प्रोटोप्लाज्म में मिल जाते हैं, और वहाँ पर ये प्रोटीन के निर्माण में, वसा के निर्माण में और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भाग लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एसिमिलेशन कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है, और लास्ट जो न्यूट्रिशन का स्टेप है उसे हम इजेशन कहते हैं। इसमें जो अपशिष्ट, अपचित जो भी पदार्थ शरीर में शेष बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। एक प्रोसेस जो है वो इजेशन कहलाती है। ये प्रोसेस कहलाएगी इजेशन। तो इस प्रकार न्यूट्रिशन के जो चरण थे हमने बताए कि वो जीवों में 5 होते हैं, और जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर जो इसका एलिमेंट्री कैनाल है तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर आएगा मुख गुहा, या इसको हम कहेंगे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। ये मुख गुहा कहलाती है। मुख गुहा में दोस्तों यहाँ पर जीभ होती है, और दोस्तों यहाँ पर टीथ भी होते हैं, और यहाँ तालु भी होता है। तो ये जो भाग हैं ये टंग, टीथ जो हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर सिलाइवरी ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर लार ग्रंथियां भी प्रेजेंट रहती हैं। मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये भी प्रेजेंट्स रहती हैं। दोस्तों, बक्कल कैविटी टीथ, टंग और सिलाइवरी ग्लैंड्स और तालु वगैरह इनसे मिलकर बना होता है।
दोस्तों ये आगे की तरफ जो है यहाँ पर एक प्लेट नुमा या कह सकते हैं त्रिकोणीय संरचना में खुलती है ये बक्कल कैविटी, उसको दोस्तों बोला जाता है फेरेंक्स। फेरेंक्स या उसको हम बोल सकते हैं ग्रसनी। और जो ग्रसनी होती है दोस्तों, ये जो ग्रसनी है ये आगे जाकर के दोस्तों एक लंबी नलिकाकार संरचना में खुलती है। ये जो नलिकाकार संरचना होती है इसको ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस, या इसको हम ग्रास नाल या ग्रास नली कहते हैं, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली होती है। ये नलिकाकार जो संरचना है ये डायफ्राम को पार करके, ये जो आप देख सकते हैं ये जो संरचना बनाई हुई है ये है डायफ्राम। तो जो डायफ्राम होता है दोस्तों, ये डायाफ्राम जो है ये क्या काम करता है, तो ये हमारे जो शरीर को दो भागों में, दो गुहाओं में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला भाग जो है ये थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा कहलाती है, और डायफ्राम के निचला वाला जो भाग है ये एब्डोमल कैविटी या इसको कह सकते हैं हम उदर गुहा, इसमें डिवाइड कर देता है। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रास नली है ये आगे जाकर के थैलेनुमा संरचना में खुलती है जो लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। इस थैलेनुमा संरचना को यहाँ पर स्टोमक बोला जाता है, स्टोमक, या इसको हम आमाशय कह सकते हैं। ये आमाशय में आगे खुलती है और आमाशय के आगे की तरफ जो है वो आंत स्टार्ट होती है, और यहीं पर एक संरचना जो पाचक ग्रंथि के रूप में एक लगी हुई है, इसको दोस्तों यकृत कहते हैं या हम इसको लीवर कहते हैं। और इसके अलावा इसमें नीचे की ओर यहाँ पर जो संरचना लगी हुई है इसको हम अग्न्याशय कहते हैं, या इसको हम दोस्तों पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज या अग्न्याशय इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों ये छोटी आंत का जो आगे वाला यू आकार का भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम ड्यूडनम कहते हैं, या हम इसको ड्यूडनम या हम इसको ग्रहणी कहते हैं। दोस्तों आगे जाकर के ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत का जो पीछे वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला, इसको हम इलियम या क्षुद्रांत कहते हैं। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इलियम, या हम इसको क्षुद्रांत कहते हैं। और इसके ये छोटी आंत, इसको हम बोल सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोल सकते हैं दोस्तों। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग हैं ड्यूडनम और इलियम। और दोस्तों इसके बाद स्टार्ट होती है तो इसको कहते हैं, ये वाली जो संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन इसको कहा जाता है। और इसके बाद देखेंगे दोस्तों लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला वाला जो भाग है दोस्तों, इसको हम सीकम कहते हैं, इसको हम सीकम कहते हैं। और सीकम के नीचे एक संरचना लटकी हुई दिखाई दे रही है, इसको दोस्तों हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसको कहा जाता है। इसके बाद ये वाला जो इसका भाग है दोस्तों, इसको कॉलन कहा जाता है, कॉलन। तो ये बड़ी आंत का मुख्य भाग है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे जाकर के ये एक संरचना में खुलेगी, इसको हम रेक्टम कहते हैं, या इसको हम मलाशय कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद जो लास्ट है, ये जो मलाशय एक छिद्र से बाहर खुलता है जिसको एनस कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने नाम बताए हुए हैं। पाचन जो तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा जो इसका भाग है वो होता है क्या, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, वो वाला भाग होता है। अब यहाँ थोड़ा सा इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जब भोजन को इंजेशन करते हैं, भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, तो सर्वप्रथम जो भोजन है वो बक्कल कैविटी में आता है। तो दोस्तों बक्कल कैविटी है क्या, बक्कल कैविटी जो है मुख जो है एक दरार के रूप में अंदर एक गुहा में खुलता है, जो कि जबड़ों के द्वारा, दो जबड़ों के द्वारा घिरी होती है। और उसमें उसकी जो जबड़े हैं उनके किनारों पर सफ़ेद संरचनाएं लगी रहती हैं जिन्हें टीथ कहते हैं, और नीचे की तरफ टंग होती है और तालू होते हैं ऊपर की ओर। तो इन सभी संरचनाओं से घिरी जो संरचना है उसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके चारों तरफ यहाँ आसपास सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, और जो सलाइवरी ग्लैंड है मनुष्य में 3 जोड़ी होती हैं दोस्तों। एक होती है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो सबसे बड़ी होती हैं, जो कर्ण के जस्ट नीचे की तरफ कपोलों में स्थित होती हैं, और दूसरी अधोजिह्वा जो जीभ के नीचे होती हैं, और तीसरी होती हैं सब मैक्सिलरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा जो टीथ होते हैं, टीथ इनके जो हैं ये विषम दंती होते हैं। जो टीथ हैं वो एक समान नहीं होते हैं, विषम दंती होते हैं, और थीकोडोंट माने गर्त दंती भी होते हैं, और द्विबार दंती होते हैं। मनुष्य के जो दांतों की संरचनाएं हैं, एक तो गर्त दंती, और एक होती है विषम दंती, और एक होते हैं द्विबार दंती। तो गर्त दंती का मतलब ये होता है दोस्तों कि इनके जो दांत हैं वो जबड़ों के गड्ढों में धसे होते हैं। और दूसरा चीज जैसे द्विबार दंती मतलब जो दांत हैं वो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, एक बार मिल्क टीथ और दूसरी बार निकलते हैं स्थायी दांत परमानेंट। और तीसरी जो संरचना है विषम दंती, तो इनके जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनमें इंसाइजर, एक होते हैं कैनाइन, एक होते हैं प्रीमोलर, और एक होते हैं मोलर। तो ये 4 प्रकार के माने अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं विषम दंती। अब यहाँ जो इंसाइजर होते हैं दोस्तों, आगे के जो नुकीले दांत होते हैं वो इंसाइजर कहलाते हैं, भोजन को चीरने का काम करते हैं, काटने का काम करते हैं। और यहाँ जो कैनाइन वाले होते हैं ये नुकीले, ज़्यादा नुकीले होते हैं, और ये फाड़ने का काम करते हैं भोजन को। प्रीमोलर जो है और मोलर ये भोजन को, चूंकि ये चौड़े होते हैं इसलिए भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब अगर हम देख लेते हैं कि मनुष्य में जो दंतसूत्र है वो किस प्रकार होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो इंसाइजर हैं आधे जबड़े में 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं। और यहाँ देखेंगे हम निचले आधे जबड़े में फिर से 2, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। तो इस प्रकार इन्हें हम अगर जोड़ दें तो 3, 2, 5, 1, 6 और 2, 8 और 8 निचले जबड़े में, आधे निचले जबड़े में इनमें 2 का गुणा कर देंगे तो 16 और 16, मतलब ऊपरी जबड़े में 16 दांत होते हैं, निचले जबड़े में 16 दांत होते हैं। इस प्रकार जो टोटल 32 दांत हैं वो पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दूध के जो दांत हैं इसमें मोलर नहीं पाए जाते हैं, अतः इनमें 2, 1, 3, 2, 5 ऊपरी जबड़े में, आधे जबड़े में 5 निचले, 5 दूनी 10, 10 20 अर्थात 20 दांत दूध के पाए जाते हैं। इन्हें अस्थायी दांत या मिल्क टीथ कहते हैं। तो ये इनके दांतों की विशेषताएं होती हैं, दंतसूत्र पाया जाता है। और यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उससे सलाइवा लार का स्राव होता है। लार में मुख्य रूप से जो टाइलिन एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है, और टाइलिन एंजाइम या एमाइलेज एंजाइम, और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो लार है इसमें ये 2 एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम होता है इसको एमाइलेज भी कहते हैं दोस्तों। और ये एंजाइम्स क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ये इसका कार्य होता है। तो जो पाचन की प्रोसेस है दोस्तों वो बक्कल कैविटी मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखते हैं जो लार है ये इसका जो पीएच वैल्यू है लार का, तो लगभग 6 के करीब इसकी पीएच वैल्यू है, 6 के करीब होती है। दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। भोजन और दांतों का काम क्या है, भोजन को पीसने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम। लार का काम क्या होता है, भोजन को लुगदी के रूप में परिवर्तित करना। भोजन आगे बढ़ता है ईसोफेगस में, फेरेंक्स से होते हुए, दोस्तों फेरेंक्स से होते हुए भोजन जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, इनकी दीवार में केवल संकुचन और शिथिलन का गुण पाया जाता है दोस्तों। और म्यूकस का स्राव होता है जिससे भोजन चिकना हो जाता है और भोजन आगे की तरफ बढ़ जाता है। आगे भोजन एक थैलेनुमा संरचना में खुलता है जिसको स्टोमक कहते हैं, स्टोमक या आमाशय। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे स्टोमक या जो आमाशय होता है इसकी दीवारों में दोस्तों जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, या हम इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कह सकते हैं। कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं आमाशय की दीवार में, और इससे जठर रस स्रावित होता है दोस्तों। जठर रस स्रावित होता है, गैस्ट्रिक जूस, और इस जठर रस में HCl और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसे अगर हम मनुष्य के आमाशय की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसके 3 भाग होते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं दोस्तों। आगे वाला जो इसका भाग है वो कहलाता है दोस्तों कार्डियक, कार्डियक आगे वाला भाग होता है। फंडिक मध्य वाला भाग होता है,
और दोस्तों यहाँ पर पायरोलिक वाला भाग होता है। तो ये 3 भाग होते हैं आमाशय के, कौन कौन से, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। और यहाँ पर जो पाइलोरिक है वहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको पाइलोरिक वाल्व कहते हैं, जो आगे की तरफ भोजन को जाने देता है लेकिन वापस आमाशय में आने से रोकता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, आगे भोजन जाएगा। यहाँ पर ये छोटी आंत का आगे वाला भाग ड्यूडेनम कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। ये यू के आकार की संरचना होती है और इसी ड्यूडेनम में यहाँ पर हेपेटोपैंक्रियाटिक जो यहाँ पर दोस्तों यहाँ एक डक्ट खुलती है, कॉमन बाइल डक्ट खुलती है यहाँ पर, किसमें, ड्यूडेनम वाले भाग में। ये जो है संरचना ये है कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये लीवर से एक नलिका आती है, अग्न्याशय से एक नलिका, दोनों नलिकाएं आगे मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं जो किसमें खुलती है, ड्यूडेनम में, और अपने स्राव को ड्यूडेनम में छोड़ने का काम करती हैं। तो दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं। अब जो यकृत या लीवर है तो यकृत या लीवर जो होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी हमारे शरीर की जो ग्रंथि है वो लीवर है। लीवर की जो सेल्स होती हैं, लीवर की सेल्स से पित्त का स्राव होता है। पित्त या जो बाइल जूस होता है ये स्रावित होता है और दोस्तों ये स्रावित होकर के यहाँ पर इसके नीचे की तरफ एक थैलेनोमा संरचना होती है जिसको हम पित्ताशय या हम गाल ब्लैडर कहते हैं, इसमें ये संचित होता है। तो जो पित्त है इसका निर्माण यकृत में होता है, पित्ताशय में इसका संचय होता है। दोस्तों वैसे तो यकृत के बहुत सारे कार्य होते हैं लेकिन इसके जो पित्तरस का निर्माण और यूरिया का संश्लेषण ये यकृत का प्रमुख कार्य होता है। और इसके बाद चलते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैंक्रियाज में दोस्तों 2 भाग होते हैं। पैंक्रियाज का एक जो भाग होता है वो एसिनस कहलाता है, ये इसका बहिस्रावी भाग है, एक्सोक्राइन वाला है। और दूसरा जो भाग होता है इसका लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ये चूंकि दोस्तों एसिनस वाला भाग, एसिनाई वाला भाग और लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं हैं ये दोनों भाग हम अग्न्याशय की अनुप्रस्थ काट में देखेंगे। इसका जो एसिनस वाला भाग होता है उससे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। जबकि लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं इनसे इंसुलिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है और दूसरा इससे ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन लैंगर, चूंकि इनसे हार्मोन एंजाइम दोनों स्रावित होते हैं, अतः अग्न्याशय को क्या कहते हैं हम, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो इंसुलिन होता है ये बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और जो ग्लूकेगॉन है वो अल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, ग्लूकोज जो हम आवश्यकता से अधिक रुधिर में ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके यकृत में संचित करता है। और दोस्तों ग्लूकागॉन इसके विपरीत कार्य करता है, संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये काम होता है ग्लूकागॉन का। दोस्तों यहाँ पर समझ गए होंगे कि जो अग्न्याशय वाली जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि है। इससे एंजाइम्स और हार्मोन दोनों चूंकि इससे स्रावित होते हैं और ये मिलकर के अग्न्याशय रस होता है। इसमें अग्न्याशय रस स्रावित होता है ड्यूडेनम में और यहाँ पित्त रस स्रावित होता है कोमल बाइल डक्ट से। तो ड्यूडेनम में आएगा भोजन, फिर इसके बाद आगे बढ़ेगा, यहाँ पर आगे बढ़ेगा ड्यूडेनम से छोटी आंत में, इलियम वाले पार्ट में। दोस्तों जो इलियम वाला पार्ट होता है क्षुद्रांत, इसकी दीवार में दोस्तों इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं जिनको हम रसांकुर कहते हैं। तो दोस्तों इनको हम रसांकुर कहते हैं या हम इसको बिलाई कहते हैं। दोस्तों ये कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं छोटी आंत के जो इलियम वाला पार्ट है उनकी दीवारों में। ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है दोस्तों, भोजन के अवशोषण तल को ये बढ़ाने का काम करते हैं, कई गुना भोजन के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं। अब और इनकी रसांकुरों के बीच बीच में दोस्तों ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये जो ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं लिवर कुहन की दरारों के रूप में छोटी आंत में खुलती हैं। जो ब्रूनर्स ग्रंथियां हैं, ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, रसांकुरों के बीच में, और ये लिवर कुहन की दरारों के द्वारा ये खुलती हैं
इनकी दीवारों में और वहां पर आंतरिक रस को पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी जो आंतरिक रस है दोस्तों, इनमें एरेप्सन प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम से छोटी आंत में पाया जाता है एरेप्सन, और इसके अलावा बहुत सारे सुक्रेज हैं, माल्टेज हैं, लैक्टेज हैं, ये सारी भी पाए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं आंतरिक रस में। अब ये छोटी आंत आगे खुलती है बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है दोस्तों 1.5 मीटर लंबी होती है, और बड़ी आंत जहाँ छोटी आंत खुलती है वहीं पर एक संरचना पाई जाती है जिसे सीकम कहते हैं। सीकम के नीचे एक लटकी हुई संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें तो ये विकसित होती हैं, लेकिन मनुष्य में दोनों ही अवशेषी अंग के रूप में पाई जाती हैं। कभी कभी इनका आकार बढ़ जाता है दोस्तों, वायरस जो है इस पर, जीवाणु जो है अंग अगर आक्रमण कर दें अपेंडिक्स पर, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो बहुत दर्द होता है। तो इस प्रकार इनके इस रोग को कहते हैं दोस्तों अपेंडिसाइटिस, ये रोग होता है दोस्तों। और यदि इसको ऑपरेशन द्वारा इसको काटकर हटा दिया जाए तो ये रोग भी ठीक हो जाता है। आगे जाकर देखते हैं दोस्तों, इसका अगला वाला भाग कॉलन कहलाता है। कॉलन में जल का अवशोषण हो जाता है। आगे जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये कॉलन वाला भाग जो है एक आगे थैलेनुमा संरचना में खुलती है, जैसे रेक्टम मलाशय कहते हैं, जिसमें अवशिष्ट भोज्य पदार्थ संचित होता है। और अवशिष्ट भोज्य पदार्थ संचित होता है, इसके नीचे की तरफ स्फिंक्टर पेशियां पाई जाती हैं जो मलाशय के पास छिद्र के निकट स्थित होती हैं, और इन्हीं के संकुचन और शिथिलन से जो छिद्र है वो खुलता है और जो मल होता है वो बाहर परित्याग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं किस प्रकार भोजन का पाचन होता है, कौन कौन से भाग में और कैसे बाहर स्रावित होता है। तो सबसे पहले दोस्तों बक्कल कैविटी में भोजन आएगा, यहाँ दांत उसको पीसेंगे। पीसने के बाद दोस्तों लार उसमें मिलाई जाएगी, और जो जीभ है वो लार को मिलाने का काम करती है। टाइलिन एंजाइम अपना काम करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु को नष्ट करेगा। भोजन का पाचन यहाँ होने के बाद इसमें केवल मुख गुहा में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। भोजन आगे बढ़ता है फेरेंक्स से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए आमाशय में। आमाशय में सबसे ज्यादा समय तक रुकता है भोजन। आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे भोजन रुकता है। इसकी दीवार में जो है जो स्टोमक की जो दीवार होती है उनमें जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे जठर रस स्रावित होते हैं। और जो जठर रस होते हैं दोस्तों, ये जठर रस में यहाँ पर प्रमुख रूप से पेप्सिन एंजाइम होता है दोस्तों। ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को प्रोटियोसिस पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। दोस्तों एक रेनिन एंजाइम होता है जो दूध की केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है। तो जो रेनिन एंजाइम्स होता है दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रकार पेप्सिन और रेनिन का काम होता है, यहाँ पर प्रोटीन पचता है। और दोस्तों इसमें थोड़ा बहुत जठर एमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा भोजन, और यहाँ पर भोजन पहुँचेगा कहाँ, छोटी आंत के ड्यूडनम वाले भाग में। और यहाँ से पित्तरस और अग्न्याशयी रस स्रावित होते हैं। और अग्न्याशयी रस में जो पेप्सिन है जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सभी का पाचन करेगा। दोस्तों जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड्स इनमें चेंज होती है। और जो दोस्तों वसा होती है, वसी अम्ल ग्लिसरॉल में परिवर्तित होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर डाइसैकेराइड में मतलब माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, इनमें चेंज होती है। तो यहाँ पर लगभग जो अग्न्याशयी रस होता है इसमें सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है, उनका पाचन करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इसको संपूर्ण पाचक रस भी अग्न्याशय रस को कहते हैं। हल्के गुलाबी रंग की एक ग्रंथि होती है। दोस्तों यहाँ पर भोजन का पाचन होने के पश्चात और यहाँ एक और पित्तरस जो स्रावित होता है, पित्तरस जब स्रावित होगा यहाँ पर पित्तरस पित्ताशय से निकलकर जब यहाँ आएगा तो उसका काम क्या होता है। पित्तरस पाचन की क्रिया में केवल सहायता करता है, इसमें कोई भी पाचक एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो जो पित्तरस होता है ये एक तो वसा का एमल्सीकरण करता है, वसा को फेंटने का काम करता है। और दूसरा इस पित्तरस का जो काम होता है भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, क्योंकि यहाँ HCl होता है आमाशय में, इसलिए यहाँ पर लगभग 1.5 pH वैल्यू होती है। और यहाँ जो एंजाइम्स ड्यूडनम में काम करते हैं वो काम करते हैं क्षारीय माध्यम में लगभग 8
pH वैल्यू अगर 8 है तब काम करते हैं। तो यहाँ आमाशय से जो भोजन आया हुआ है कायम, वो यहाँ पर जब सक्रिय होगा तो उसके लिए माध्यम क्षारीय चाहिए, तो क्षारीय माध्यम परिवर्तित करता है कौन? पित्तरस, ये क्षारीय माध्यम को परिवर्तित करता है। अब यहाँ पर देखते हैं भोजन आगे की तरफ बढ़ता है इलियम वाले भाग में। तो इलियम में आंत्रीय रस होता है जो उसमें एरेप्शन है, और यहाँ पर जो लैक्टेज है, सुक्रेज है, ये वाले जो एंजाइम्स हैं यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन लगभग छोटी आंत में हो जाता है। पाचन होने के पश्चात दोस्तों अब छोटी आंत में जो रसांकुर हैं, रसांकुर या जो बिलाई होते हैं भोजन के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं, और इसके बाद भोजन जो है रुधिर में चला जाता है। रुधिर में भोजन जाने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है, कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और यहाँ पर पचने के बाद भोजन यहाँ अगर सेलुलोज है तो वो सीकम और अपेंडिक्स में उसका पाचन किया जाता है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें सीकम और अपेंडिक्स ज़्यादा विकसित होता है। भोजन यहाँ आगे आएगा कोलन वाले भाग में, और कोलन वाले भाग में जल का पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मलाशय में एकत्रित हो जाएंगे, समय समय पर एनस छिद्र से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार ये पाचन तंत्र की पूरी हमने प्रोसेस बताई हुई है। यहाँ पर एक जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे जठर ग्रंथियां हैं, उससे जठर रस अगर स्रावित होना है तो इसके लिए एक हार्मोन्स काम करता है दोस्तों। जो हार्मोन्स है वो है हेपेटोक्रिनिन। जो हेपेटोक्रिनिन हार्मोन होता है, हेपेटोक्रिनिन ये क्या काम करता है? जठर ग्रंथियों से जठर रस को स्रावित करने का काम करता है। सीक्रेटिन एक हार्मोन होता है दोस्तों, सीक्रेटिन हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों? ये सीक्रेटिन जो हार्मोन होता है ये अग्न्याशय से अग्न्याशय रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। एक दोस्तों पैंक्रियाटिक जाइमेज जो एंजाइम्स होता है ये अग्न्याशयी रस को के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। एक दोस्तों कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है, कॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन्स होते हैं कॉलीसिस्टो हार्मोन्स, ये पित्ताशय से पित्तरस के स्राव को उत्तेजित करता है। पित्ताशय से पित्तरस के उत्तेजित करने के लिए ये क्या करता है? इसको उत्तेजित करने का काम करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक हेपेटोक्रिनेटिन जो है रॉन्ग हो गया। हेपेटोक्रिनिन जो है वो यकृत से पित्तरस के स्राव को उत्तेजित करता है। जो हेपेटोक्रिनिन है ये क्या काम करता है? यकृत से पित्तरस को उत्तेजित करता है, जिसके बाद पित्ताशय में संचित हो जाता है। और फिर जो पैंक्रियाटिक जाइमेज एंजाइम्स होता है ये तो हम बता ही चुके हैं, कॉलीसिस्टोकाइनिन पित्ताशय से पित्तरस को। यहाँ पर हम जठर रस वाला फिर से बता दें आपको, जो जठर ग्रंथियां होती हैं उनसे जो जठर रस स्रावित होता है उसके लिए आपको एंटीरोगेस्ट्रॉन जो हार्मोन है दोस्तों, जठर रस से जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होना है तो इसके लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है ये कौन सा होता है? एंटीरोगेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है ये इसके लिए क्या करता है? जठर रस को स्रावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ये कुछ हार्मोन्स थे जो यहाँ पर सभी जो जितनी भी ग्रंथियां हैं उनसे अगर एंजाइम स्रावित होना है तो वो हार्मोन्स पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो लगभग इसकी 8-9 मीटर लंबी होती है एलिमेंट्री कैनाल, और ये पूरी जो प्रोसेस है पाचन की क्रिया मुख गुहा से स्टार्ट होती है और ये यहाँ पर अंत वाले भाग तक चलती है। दोस्तों पूरा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया हुआ है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आता है आप अपने दोस्तों को इसको बार बार शेयर करें, और अगर आप ये पूरा अध्ययन करना चाहते हैं हमारे वीडियो को एंड तक देखें और बार बार उसको रिवाइज करते जाएं। दोस्तों जो फिगर है वो अपनी कॉपी पर जरूर बनाएं, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और मज़ेदार वीडियो हम आगे आपको लेकर आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।